वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए तेलुगु लैंग्वेज की क्राइम थ्रिलर फिल्म जिसका नाम है कन्नू की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत में रिटायर्ड एसआई चंद्रकांत के घर पर एक कॉल आता है। कॉलर बताता है कि मुझे आपका नंबर मिस्टर शिवा ने दिया था। मैं आदि बोल रहा हूँ। दरअसल सर, मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के लिए। तो चंद्रकांत कहता है कि अरे मेरा इंटरव्यू लेकर क्या करोगे, जाओ किसी फिल्म स्टार का इंटरव्यू लो, व्यूज भी अच्छे आएंगे। आदि कहता है कि सर वो लोग तो रियल लाइफ के हीरो है और आप तो रियल लाइफ के हीरो हो। आपकी बातें सुनकर लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। भले ही आपका नाम हिस्ट्री बुक्स में नहीं है पर पुलिस बुक्स में तो सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। तब चंद्रकांत कहते हैं कि देखो, मैं फिलहाल क्रिमिनल बिहेवियर के ऊपर एक बुक लिख रहा हूँ, इसीलिए इंटरव्यू वगैरह तो नहीं दे पाऊंगा। आदि कहता है कि सर प्लीज प्लीज सिर्फ 1.5 घंटे लूंगा मैं आपका। अब कॉल कट करने के बाद चंद्रकांत की वाइफ पूछती है कौन था, तो वो उसे बताता है कि जर्नलिस्ट था और वो मेरा इंटरव्यू लेना चाहता है। यूट्यूब से जो रेवेन्यू बनेगा उसकी ओर से वो ऑर्फनेज में डोनेट करने वाला है। चंद्रकांत की वाइफ कहती है सही तो है, भला आदमी मालूम पड़ता है। इसके बाद ये दोनों कॉल पे ही मीटिंग की डेट फिक्स कर लेते हैं और फिर हम चंद्रकांत के गार्डन में ये इंटरव्यू शूट होते हुए देखते हैं। आदि ने बिल्कुल सारा सेटअप कर लिया होता है, कैमरा माइक वगैरह सारी चीजें अपनी जगह पे फिट होती हैं। इंटरव्यू होता है शुरू। वो पहले तो ऑडियंस को चंद्रकांत से इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर कहता है कि आपने अपनी ड्यूटी के दौरान कई तरह के केसेस सॉल्व किए होंगे या आपको उनके बारे में पता चला होगा, तो उनमें से कुछ ऐसे केसेस बताइए जिसे जानने के बाद आपका दिल दहल गया हो, मतलब आपको तकलीफ के साथ साथ आश्चर्य भी हुआ हो कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तब चंद्रकांत बताते हैं कि इंस्पेक्टर सारिका ने एक केस इन्वेस्टिगेट किया था जो कि बहुत ही अजीब था। रात के 2 बजे पुलिस स्टेशन में एक कॉल आई थी। कॉल के बाद दोस्तों अब अगली सुबह हम इंस्पेक्टर सारिका को नवीना नाम की एक लेडी के घर पर देखते हैं। नवीना तो रोए जाती है। कुछ देर के बाद सारिका कहती है कि देखिए, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ पर मुझे सारी बात आप शुरू से बताइएगा। तब नवीना बताना शुरू करती है कि हमारी एक प्यारी सी फैमिली थी। दोस्तों आइए देखते हैं नवीना की फैमिली स्टोरी। नवीना की फैमिली में उसके पति गौतम के अलावा एक बेटा और एक बेटी थी। साथ ही नवीना की सास भी साथ में रहती थी। 5 लोगों का ये परिवार बहुत ही खुशहाल था, जो हर छोटे मोटे इवेंट्स को भी अच्छे से सेलिब्रेट किया करता था। परिवार का हर सदस्य एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। इस तरह की फैमिली थी ये। अब एक संडे की बात है दोस्तों, नवीना और उसका परिवार घर पे ही छोटी सी पार्टी करता है। तभी उसे अपने बच्चों की रोने की आवाज आती है। जब गौतम और नवीना उनके नजदीक जाते हैं तो देखते हैं कि उनके घर के डॉगी ने ही बच्चों को बाइट कर लिया है। नवीना और गौतम तुरंत ही अपने बेटा बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जहां डॉक्टर पहले तो बच्चों का इलाज करते हैं और फिर नवीना और गौतम को झाड़ते भी है कि बच्चों वाले घर में आपने बाइट करने वाले डॉग को क्यों रखा हुआ है। गौतम कहता है कि इस ब्रीड के डॉग जनरली बाइट नहीं करते हैं, पता नहीं आज कैसे काट लिया। तो डॉक्टर कहते हैं कि देखो, आपको उस डॉग को दूर रखना होगा अपने बच्चों से। तो इस पे तो बच्चे भी जिद करते हैं कि डैडी प्लीज रॉकी को हमसे दूर मत कीजिएगा, हम उसके साथ खेलना चाहते हैं, अच्छा लगता है हमें। उसके डैड समझाते हैं कि बेटा रॉकी काटने लगा है, इसलिए वो कोई अब अच्छा डॉग नहीं रहा, कल पता नहीं क्या कर लेगा। मगर बच्चे हैं कि मानने को तैयार नहीं होते, उन्हें तो बस अपने डॉग से बहुत लगाव हो गया है। इसी वक्त पुलिस वाले इंस्पेक्टर सारिका से कहते हैं कि मैडम जरा हमारे साथ चलिए। और जब सारिका गार्डन में आ जाती है तो वहां उसे रॉकी की खून से लाश लथपथ मिलती है। रॉकी कौन? अरे वही कुत्ता दोस्तों। पुलिस वाले बताते हैं कि हमें यहाँ की मिट्टी थोड़ी अजीब लगी तो हमने खुदाई की यहाँ पे और इसके अंदर से हमको डॉग की लाश मिली है। और गौर करने की बात यह है कि रॉकी की मौत नेचुरल नहीं है, इसकी बॉडी पे नाइफ से स्टैब करने के निशान है। तब सारिका नवीना से पूछती है कि तुम्हारे डॉग को किसने मारा। नवीना कहती मुझे नहीं पता, मैं जिस दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आई तो बच्चे रोने लगे, ये कहते हुए कि हमारा रॉकी अब नहीं रहा। और जब नवीना गौतम से पूछती है इस बारे में तो वो तो कह देता है कि हमारे डॉग को स्ट्रीट डॉग्स ने काट लिया, इसलिए उसकी मौत हो गई। अब ये सारी बातें सुनने के बाद इंस्पेक्टर सारिका अपने साथियों से घर का सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहती है। मगर जिस दिन डॉग की मौत हुई ना, उस दिन का सीसीटीवी फुटेज डिलीटेड था। तब सारिका ऑर्डर देती है कि साइबर डिपार्टमेंट वालों को बुलाओ और इस डिलीटेड फुटेज को रिकवर करवाओ। अगले दिन की बात है, सीसीटीवी फुटेज रिकवर हो जाता है। सारिका फुटेज में देखती है कि नवीना के दोनों बच्चे ट्यूशन से आने के बाद अपनी मेड से जिद करने लगते हैं कि दीदी क्या हम रॉकी के साथ थोड़ा खेल लें प्लीज, तो वो हाँ कर देती है। कुछ देर के बाद जब उनके डैड घर पर आते हैं तो देखते हैं कि बच्चे मरे हुए डॉग के पास खड़े होकर रो रहे हैं। वो अपने डैड को देखकर लिपट जाते हैं, ये कहते हुए कि देखिए डैड ये क्या हो गया। पहले तो गौतम अपने बच्चों को चुप करवाता है और फिर सीसीटीवी चेक करता है कि आखिर डॉग को किसने मारा। तो उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता, क्योंकि उसके ही तो मासूम बच्चों ने चाकू से बड़ी बेरहमी के साथ कुत्ते का कत्ल कर दिया था। अब सारिका नवीना से पूछती है कि आपके हस्बैंड ने आपको सच्चाई नहीं बताई कि आपके बच्चों ने ही उस डॉग का खून किया है। नवीना कहती है जी नहीं, दरअसल हुआ कुछ यूं था कि सुबह मैं बच्चों को ट्यूशन के लिए भेजने के बाद अपने हस्बैंड के पास गई। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि नवीना गौतम से पूछती है कि आपको चाय या कॉफी वगैरह चाहिए, तो गौतम उससे कॉफी मांगता है। पर नवीना जैसे ही उसके लिए कॉफी बनाने जाती है तो उसके चेस्ट में अचानक काफी तेज दर्द हो जाता है, जिसकी वजह से नवीना अपने पति को आवाज भी लगाती है। अब नवीना को इस तरह तड़पते हुए देखकर गौतम तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर पता चलता है कि नवीना को हार्ट अटैक हुआ है। इसीलिए डॉक्टर नवीना को अभी किसी भी तरह की शॉकिंग न्यूज देने से मना कर देते हैं। तो दोस्तों यही रीजन था
कि गौतम ने अपने बच्चों के द्वारा किए गए खून का खुलासा अपनी पत्नी से नहीं किया मतलब, और उससे झूठ कह दिया कि बाहर के कुत्ते आए थे, उन्होंने काट दिया रॉकी को। तभी पुलिस वाले इंस्पेक्टर सारिका से कहते हैं कि मैडम जरा इधर तो आइए। फॉरेंसिक टीम वाले भी अभी तक नवीना के घर पर आ चुके थे। उन्हें गार्डन में डॉग के अलावा एक इंसान का खून भी मिलता है। तो अब सारिका पूछने लगती है नवीना से कि सच सच बताओ, तुम्हें क्या पता है यहाँ किसका खून है ये। तब नवीना आगे की सच्चाई बताती है और हम देखते हैं कि एक रात गौतम अपने बच्चों के कमरे में आधी रात में जाता है और उन्हें जगाता है कि बच्चों आज मम्मा का बर्थडे है, हमें उन्हें सरप्राइज देना है, चलो। तो बच्चे खुशी खुशी जाग जाते हैं। फिर गौतम उन्हें स्विमिंग पूल के पास लेकर जाता है, उनके साथ खामोशी के साथ कुछ देर बैठता है। अब अपने डैड को इस तरह से परेशान देखकर बच्चे पूछने लगते हैं कि डैडी क्या हो गया, आप तो मम को सरप्राइज देने के लिए यहाँ पर हमें लाए थे ना, फिर आप बोल क्यों नहीं रहे कुछ। तो ये क्या दोस्तों, गौतम उन्हें अचानक पूल में धक्का दे देता है, जिससे बच्चे मदद के लिए चिल्लाने लग जाते हैं। आवाज सुनकर नवीना आती है और ये सब देखकर डर जाती है क्या हो गया। वो किसी तरह अपने बच्चों को पूल से बाहर निकालती है, पर गौतम दोबारा उन्हें पूल में फेंक देता है, जिससे नवीना को गौतम पर बड़ा गुस्सा आता है कि क्या बदतमीजी कर रहे हो, और वो पास में रखे लोहे से गौतम पे हमला करने की कोशिश करती है। पर गौतम उसे अपने कंट्रोल में ले आता है और फिर नवीना को अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखना पड़ता है। वो रोने के अलावा कुछ कर भी नहीं पाती, जिस वजह से वो हो जाती बेहोश। और जब वो होश में आती है तो भागकर पुलिस को कॉल करके बता देती है कि मेरे पति गायब हो गए हैं और मेरे बच्चों की लाश भी वो अपने साथ लेकर चले गए हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन रुकिए आगे सब क्लियर हो जाएगा। ये सारी बात बताकर नवीना फूट फूट कर रोने भी लगती है। तब सारिका पूछती है कि आपके हस्बैंड का रवैया कैसा था आपके और बच्चों के प्रति मतलब। नवीना कहती है मेरे पति तो बहुत ही अच्छे थे, वो मुझ पे और बच्चों पे अपनी जान छिड़कते थे, मुझे तो पता ही नहीं कि आखिर उन्होंने कल रात ऐसा काम क्यों किया। और तब कल रात की सीसीटीवी फुटेजेस चेक करती है सारिका, मगर कल रात सीसीटीवी को किसी ने ऑफ कर दिया था, इसलिए कोई वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, जिससे सारिका को लगता है कि इसका मतलब ये है गौतम ने अपने बच्चों को जान से मारने का प्लान पहले से करके रखा हुआ था। मगर एक डॉग का खून करने के बदले कोई पिता अपने बच्चों को कैसे जान से मार सकता है, मतलब कोई पिता इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। सारिका अपनी टीम से कहकर गौतम की कार का पता लगवाती है, तो उन्हें एक जंगल में कार मिल जाती है। पर ताज्जुब की बात तो यह है कि ड्राइवर की बगल वाली सीट पे खून वगैरह लगा होता है, मगर ड्राइविंग सीट बिल्कुल क्लीन, यानी हो ना हो गौतम की किसी ने मदद की हो। कोई तो था जिसने गौतम को यहाँ तक ड्राइव करके छोड़ा था, पर कौन हो सकता है वो। तो सारिका फॉरेंसिक टीम से कहती है स्टीयरिंग व्हील की फिंगरप्रिंट चेक करो, उसमें से भी सिर्फ गौतम के ही फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, जिससे सारिका अंदाजा लगाती है कि यानी ड्राइविंग सीट पे जो था वो पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ था, उसने ड्राइव करते वक्त जरूर ग्लव्स वगैरह पहन रखे होंगे। इसके बाद सारिका गौतम के कॉल्स डिटेल्स निकलवाती है और उससे पता चलता है कि वो आखिर के दिनों में एक साइकेट्रिस्ट से काफी बातें कर रहा था, जिससे अब सभी को लगता है कि गौतम को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, इसीलिए उसने अपने बच्चों को मारा होगा। अब ये अंदाजा सही है, इसी का पता लगाने के लिए इंस्पेक्टर सारिका जाती है साइकोलॉजिस्ट के पास, पर वहाँ तो कुछ और ही स्टोरी चलती है दोस्तों। हम देखते हैं कि एक दिन गौतम साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर उन्हें अपने बच्चों के किए कांड के बारे में बताता है। तो साइकोलॉजिस्ट पूछते हैं कि क्या अपने पेट डॉग का खून करने के बाद आपके बच्चों में कोई गिल्ट था। गौतम कहता है बिल्कुल नहीं, वो तो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे वो बिल्कुल इनोसेंट हो, उन्होंने जैसे कुछ नहीं किया। मैंने जब उनसे पूछा भी कि तुम दोनों ने रॉकी को क्यों मारा, तो वो सरप्राइज हो गए और कहने लगे कि डैड आप कैसी बात कर रहे हो, हमने नहीं मारा उसे, हम अपने प्यारे रॉकी को कैसे मार सकते हैं। अब यहाँ साइकोलॉजिस्ट को कुछ भी समझ नहीं आता और वो कुछ दिनों तक बच्चों पे गौतम को नजर रखने को कहता है। मगर कुछ ही दिनों के बाद हम गौतम के दोनों बच्चों को अपने रूम में तेज वॉल्यूम में गाना बजाकर डांस करते हुए देखते हैं। रात काफी हो भी चुकी थी, इसलिए उनकी ग्रैंडमा आती है, बच्चों को डांटती है कि चलो सो जाओ, पर वो नहीं मानते और जब ग्रैंडमा उनको डांटने लगती है और ज्यादा, तो बच्चे उनको धक्का दे देते हैं। ये देखकर ग्रैंडमा को गुस्सा आ जाता है और वो एक दो झापड़ लगाकर दोनों को सुला भी देती है। पर आधी रात में बच्चे उठकर फ्लावर पॉट से अपने ग्रैंडमा का फोड़ देते हैं सर, उन्हें मार डालते हैं दोस्तों। और फिर अगले ही पल वो रोने भी लगते हैं कि ये ग्रैंडमा को क्या हो गया, देखो ना उस रूम में सिर्फ बच्चे ही थे। इसीलिए गौतम को अपने बच्चों पे शक तो होता है, पर बच्चे फिर भी बेगुनाह होने का नाटक कर रहे होते हैं। अब तक की कहानी को देखकर सारिका को ये लगता है कि गौतम ने अपनी मॉम की मौत का बदला लेने के लिए अपने बच्चों को मारा होगा। वहीं अभी साइकोलॉजिस्ट की बातों से नवीना को ये पता चलता है कि उसकी सासू माँ इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि दोस्तों इस कांड को अंजाम उस रात दिया गया था जिस रात उसे हार्ट अटैक की वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। किसको? नवीना को। फिर जब वो घर आई तो गौतम ने उसे ये बताया कि माँ तीर्थ यात्रा पर गई है। दरअसल यहाँ पर भी झूठ बोलने का रीजन वही है कि वो उसे कोई शॉकिंग न्यूज नहीं देना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी उसको हार्ट अटैक आ गया था एक बार। पर अब जब नवीना को सच्चाई पता चलती है तो वो और भी ज्यादा रोने लगती है। अब आगे साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि इसके बाद तो गौतम ने न जाने कितने हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाए और न जाने कितने डॉक्टर से मिला, पर कोई फायदा नहीं हुआ। ऊपर से बच्चों के ब्लड टेस्ट के दौरान एक चौंकाने वाली बात पता चली कि दोनों बच्चों के डीएनए सांप के डीएनए से मैच करते थे। हैं? सांप के डीएनए? ये जानकर तो सभी चौंक जाते हैं कि बच्चों के डीएनए सांप के जैसा कैसे हो सकता है। बच्चों को तो सांप ने कभी काटा भी नहीं था और ना ही उसके माँ बाप के डीएनए सर्पेंट डीएनए की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। फिर हम गौतम को एक डॉक्टर के पास देखते हैं। गौतम समझाने की कोशिश करता है कि आखिर मेरे बच्चों के डीएनए बदल कैसे सकती है। डॉक्टर कहते हैं कि आपके बच्चों को कुत्ते ने काटा था ना,
साइंटिफिकली तो प्रूवन नहीं है, पर कई सारी ऐसी चीजें भी दुनिया में हो जाती हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूवन ना हो। इसलिए हो सकता है कि आपके डॉग को स्नेक ने बाइट किया हो, जिसकी वजह से आपका कभी भी बाइट ना करने वाला डॉग कभी कभी आपके बच्चों को काट दिया करता, और काटने के बाद सांप का जहर बच्चों तक तो नहीं पहुंच पाया, पर उसका डीएनए ट्रांसफर हो गया बच्चों में। इसी वजह से आपके बच्चों को छोटी छोटी बातों पे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। जब वो ट्यूशन से आने के बाद डॉग के साथ खेलने गए तो डॉग ने उनकी भलाई के लिए दोबारा उनके साथ खेलने से मना कर दिया, मतलब अपने स्टाइल में, जानवर वाले स्टाइल में। पर आपके बच्चों को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने डॉग का खून कर दिया। एंड अगेन फिर आपकी माँ के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। पर सांपों की प्रवृत्ति थोड़ी अजीब होती है। कुदरत ने उन्हें खतरे से बचाने के लिए जहर का वरदान दिया है। अब देखो, इंसान अगर गलती से भी सांप पर पांव रख दे तो वो तो तुरंत काट लेता है। उस वक्त सांप की सोचने समझने की शक्ति कुछ देर के लिए खत्म हो जाती है। वो ये बात समझ नहीं पाते कि इंसान ने जानबूझकर किया है या गलती से। ठीक इसी तरह आपके बच्चे भी कुछ देर के लिए सांप की तरह बिहेव करने लगते हैं। जब उन्हें कोई अपने लिए खतरा लगता है तो वो उसे मार डालते हैं, और इसके बाद उनका सरपेंट डीएनए काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता कि कुछ देर पहले उन्होंने क्या क्या किया था। वेल दोस्तों, अब आ जाइए सबसे प्रेजेंट में, जहां चंद्रकांत प्रेजेंट में आदि को बता रहा है। भूल तो नहीं गए आप? चंद्रकांत एक कहानी सुना रहा है आदि को। आदि एक यूट्यूबर है जिसकी वीडियो के रेवेन्यू से वो डोनेट करेगा, समझ गए ना आप? तो आदि को बताता है तो दरअसल सारी सच्चाई जानने के बाद गौतम को रियलाइज हो गया कि मेरे बच्चे दूसरे लोगों के लिए खतरा है। इसीलिए इससे पहले कि ये और लोगों का खून करे, उसे लगा कि बच्चों का खात्मा करना ही अच्छा होगा। इसलिए उसने अपने दिल पे पत्थर रखकर अपने बच्चों को मार डाला। फिर जब नबीना को सारी बातें पता चली तो उसे बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि उस रात गौतम बच्चों की लाश के साथ फरार नहीं हुआ था, बल्कि नबीना ने अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने पति का खून कर दिया था, उसके सर पे लोहे से हिट करके। तो उसे अब अपने पति की मौत का बड़ा अफसोस होता है और वो उसकी कब्र पर जाकर बहुत रोती भी है। अब दोस्तों, प्रेजेंट में आदि चंद्रकांत से कहता है कि सर, अगर कोई और इस तरह की दिमाग घुमाने वाली स्टोरी है तो प्लीज बताइए ना। चंद्रकांत कहता है कि हाँ सुनो ना। एक बीच पे एक कपल की लाश पड़ी थी और एक अनजान लड़का था जिसके मुंह पे खून लगा हुआ था। वो पास में पड़े फोन को उठाकर पुलिस को कॉल करता है और इस कपल की मौत के बारे में बताकर गायब हो जाता है। फिर उस लड़के का कहीं पता नहीं चलता कि वो कौन था। आदि कहता है खूनी ने पुलिस को कॉल किया, कैसे? चंद्रकांत कहता है कि किसने कहा उस लड़के ने उस कपल का खून किया था? खूनी तो दरअसल कोई और ही था, जिसके बारे में तुम्हें आगे पता चलेगा। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि उस लड़के के पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद बीच पे आती पुलिस और उनमें से सतीश नाम का पुलिस ऑफिसर पहचान जाता है कि ये लाश किसकी है। दरअसल ये लाश सतीश के बेस्ट फ्रेंड निवास और उसकी वाइफ श्रेया की होती है। सतीश इनको इस हालत में देखकर काफी परेशान हो जाता है और अपने सीनियर से कहता है कि सर, जिसने भी मेरे दोस्त और उसकी बीवी की जान ली ना, आप उसे छोड़ेगा मत, उसको सजा दिलवा कर ही रहिएगा। आगे पुलिस वाले बीच के आसपास थोड़ी जांच पड़ताल करते हैं। उन्हें बीच के कुछ ही दूरी पर जंगल में शराब की बोतल्स और खाने पीने की चीजें के पैकेट्स मिल जाते हैं, जिससे पुलिस अंदाजा लगाती है कि कुछ लोग यहाँ पर दारू पार्टी करने आए होंगे और उन्होंने ही निवास और उसकी वाइफ का खून किया होगा शायद। कुछ दिनों के बाद पुलिस उस बंदे को उठा लेती है जिसके फोन से पुलिस को कॉल रिसीव हुआ था, पर ये वो बंदा नहीं है जिसने कॉल किया था। पर फोन के मालिक से पूछताछ करने पर वो सारी सच्चाई बताने लगता है कि हमारे दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, तो उस आइलैंड पे दारू पार्टी करने गए थे हम नशे में थे और हमारी नजर पड़ी बीच साइड पर एक कपल पर जो कि अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। फिर हम देखते हैं दोस्तों कि इन लोगों को वो लड़की बहुत पसंद आ गई और उनकी नियत श्रेया पे खराब हो गई। वो पहले तो निवास के सर पे वार करके उसे अपने रास्ते से हटा देते हैं और फिर श्रेया के साथ जबरदस्ती करके उसे भी मार डालते हैं। इसके बाद वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, मगर एक जवान लड़का अचानक वहां पे आ जाता है और वो उन गुंडों से फाइट करता है, एक एक करके सारे गुंडों को मार डालता है। उनमें से सिर्फ एक बंदा उमेश ही था जो भागने में कामयाब हो गया था, पर लड़ाई झगड़े में गलती से उमेश का फोन वहीं पर गिर गया था, जिसे फिर उस मिस्ट्री बॉय ने उठाकर पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो उस मिस्ट्री बॉय के फेस पे जो खून था ना, वो निवास और श्रेया का नहीं बल्कि उन गुंडों का था दोस्तों। इसके बाद पुलिस उस मिस्ट्री बॉय का पता लगाने की बहुत कोशिश करती है, पर पता नहीं चलता। उस फोन पे मिस्ट्री बॉय के फिंगरप्रिंट्स तो थे, मगर उस फिंगरप्रिंट्स का पुलिस के आसपास कोई डेटा नहीं था। ना तो उसकी फिंगरप्रिंट्स किसी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से मैच कर रही थी और ना ही पुलिस को उसका नाम या फोन नंबर कुछ मालूम चलता है। धीरे धीरे पुलिस इस केस को भूलने लगती है, मगर फिर एक दिन ऑफिसर सतीश को एक लेटर रिसीव होता है जिसमें मिस्ट्री बॉक्स ने लिख कर रखा था कि मुझे पता है कि तुमने ही हार्ड डिस्क चुराई है निवास के पास से। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो वो हार्ड डिस्क मुझे दे दो। इसके बाद सतीश उस मिस्ट्री बॉय से मिलने के लिए वापस उसी आइलैंड पे जाता है, जहां इस बार सतीश उसे शूट करने की कोशिश करता है, पर इससे पहले वो उसे शूट कर पाता, मिस्ट्री बॉय ही सतीश के हाथों में शूट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी गन नीचे गिर जाती है और फिर मिस्ट्री बॉय उस हार्ड डिस्क के बारे में पूछने लगता है कि वो तुम तक पहुंची कैसे। तब सतीश सारी बातें बताना शुरू करता है कि एक दिन मुझे मेरे फ्रेंड निवास ने अपने घर पे डिनर पे बुलाया, जहां दोस्तों हम सतीश को जी भर के नॉन वेज खाते हुए देखते हैं। फिर लास्ट में सतीश पूछता है कि भाई निवास, तू तो प्योर वेजिटेरियन था, फिर ये नॉनवेज कब से शुरू कर दिया? तो निवास कहता है कि चिकन मटन थोड़ी है, और सतीश हैरानी से पूछता है फिर क्या है?
इंसानी मांस? तो निवास हंसते हुए हाँ कहता है और ये सुनने के बाद तो सतीश की पांव तले जमीन खिसक जाती है। निवास कहता है घबराओ मत, ये इंसान के मीट नहीं पर इंसान द्वारा बनाया गया मीट है भाई, इसे लैब में तैयार किया गया है। दरअसल इस मीट का इन्वेंशन मेरे सीनियर साइंटिस्ट ने किया है, पर मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा इसलिए मैंने ये फॉर्मूला चोरी कर लिया। दरअसल मैं इसकी मदद से श्रेया को मनाना चाहता हूँ। इसके बाद आइए दोस्तों देखते हैं निवास से श्रेया किस बात से नाराज थी। तो हुआ कुछ ऐसा कि श्रेया को नॉनवेज बहुत ही पसंद था, वहीं निवास था प्योर वेजिटेरियन। शादी के वक्त दोनों ने अपनी अपनी साइड पहले क्लियर कर दी थी, फिर भी निवास ने उसे शादी कर ली ये सोचकर कि मेरे साथ रहने से क्या पता श्रेया की नॉनवेज छूट जाएगी। मगर यहाँ तो श्रेया सुबह शाम टंगड़ी वाली थी, मतलब उसको लेग पीस चाहिए था। तो इसी बात को लेकर आज इन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा बहस हो जाती है। निवास कहता है कि तुम और कितने जानवरों की जान लोगी बताओ, तुम्हें रहम नहीं आता उन पर? मुझे लगा था तुम हफ्ते 2 हफ्तों में ये मीट वगैरह भूल जाओगी और एक वेज बन जाओगी, प्योर वेज। तो श्रेया चिढ़कर कहती है कि मैं क्या दुनिया में इकलौती नॉन वेजिटेरियन हूँ? बाकी लोग भी तो खाते हैं, और रही बात रहम की, तो नेचर ने हमें मीट ईटर बनाया ही है तो हम खाएंगे ही। अब क्या तुम शेर को जाकर घास फूस खिला सकते हो? तो निवास उसे समझाता है कि देखो इंसानों और जानवरों में फर्क होता है, जानवरों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है पर हमारे पास तो है। हमें अपना पेट भरने के लिए दूसरों की जान नहीं गंवानी चाहिए। उन्हें कितनी तकलीफ होती है पता है कुछ? अब इसी से श्रेया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं अपने खाने पे किसी की रोक टोक बर्दाश्त नहीं करूंगी, पहले बता दिया, अब चाहे इसके लिए मुझे तुमसे अलग ही क्यों ना होना पड़ जाए। कहकर वो अपना करती है बैकपैक और निवास की निवास स्थले को छोड़कर अपने मायके चली जाती है। इसके बाद ही निवास अपने सीनियर की लैब में बनने वाले उस मीट फॉर्मूले को चोरी कर लेता है जो कि हार्ड डिस्क में उन्होंने सेव करके रखी हुई थी। अब निवास सतीश को बताता है कि बस एक बार मैं इस फॉर्मूले से श्रेया की राय ले लूं, उसके बाद मैं ये हार्ड डिस्क उसी जगह पे वापस रख दूंगा जहां से मैंने इसको चुराया है। ये सब जानकर सतीश के मन में लालच जाग जाता है और वो कहता है कि वापस करने की क्या जरूरत है भाई, इसे हम अपने नाम से पेटेंट करवा कर अमीर बन जाते हैं ना। पर इसके लिए निवास नहीं मानता। उसका कहना होता है कि मेरे सीनियर इसका सही यूज करेंगे जिससे दुनिया भर के लोग नॉनवेज खाना छोड़कर इस तरह लैब में तैयार हुए नॉनवेज को खाने लगेंगे, जिससे फाइनली एनिमल क्रूरटी खत्म हो जाएगी। और फिर सतीश उसकी हाँ में हाँ मिला देता है। इसके बाद हम श्रेया और निवास को आइलैंड पे देखते हैं जहाँ निवास ने एक छोटी सी डेट अरेंज करके रखी हुई थी अपनी पत्नी के लिए। वहाँ वो श्रेया को बिना बताए उसे पहले लैब में बनी वो मीट खिलाता है। श्रेया बड़े चाव से उसको खा भी लेती है। उसके बाद वो उसे लैपटॉप में सारा प्रोसेस दिखाता है कि कैसे ये फेक मीट तैयार किया जाता है। और वाकई श्रेया काफी सरप्राइज हो जाती है कि वाह, मतलब मीट का स्वाद भी मिल जाएगा और हमें किसी को मारना भी नहीं पड़ेगा, ये तो बहुत ही अच्छी इन्वेंशन है। अब श्रेया को खुश देखकर निवास को लगता है कि चलो अब हमारी मैरिड लाइफ बिना किसी प्रॉब्लम के गुजर जाएगी। दोनों खुशी में ये पल एंजॉय करने लगते हैं बीच पे। और दोस्तों सतीश को पिछले दिन नवीन ने बताया था कि मैं कल श्रेया को इस आइलैंड पे लेकर जाने वाला हूँ, तो उसे प्लान पता था पहले से और सतीश ने अपना भी एक और प्लान बना के रखा हुआ था। उसने उसी आइलैंड पे कुछ गुंडों को पहले से भेज रखा था जहाँ उसने उन गुंडों से कह दिया था कि तुम्हें नशे की हालत में निवास और श्रेया को खत्म करना है। तो गुंडे सतीश के कहने पर ही उन दोनों को मार डालते हैं और वो हार्ड डिस्क सतीश के हाथ लग जाती है। पर सतीश के प्लान में ये मिस्ट्री बॉय शामिल नहीं था, उसने तो उन गुंडों को ही मार डाला। अब वो सतीश से वो हार्ड डिस्क लेने के बाद उसे भी शूट करके खत्म कर देता है और फिर से हो जाता है गायब। कोई उस मिस्ट्री बॉय के बारे में पता नहीं लगा पाता। आ जाइए दोस्तों सबसे प्रेजेंट में। जैसे चंद्रकांत आदि को ये सेकंड स्टोरी सुनाकर खत्म करता है तो उसके घर पे एक आदमी आता है बिल्कुल व्हाइट शर्ट पहने हुए और वो चंद्रकांत की ओर हाई करता है। चंद्रकांत कहता है कि अभी मेरी थोड़ी इंटरव्यू चल रही है, जाओ थोड़ी चाय पानी पी लो तब आता हूँ। तो आदमी चला जाता है। तो वो आदमी जाता है अंदर जहाँ चंद्रकांत की वाइफ बड़े अच्छे से उसका वेलकम करती है और फिर कहती है आप बैठे भैया, मैं आपके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। अब जैसे चंद्रकांत की वाइफ जाती है चाय बनाने, वैसे ही वो आदमी पूरे घर की तलाशी लेने लगता है। सारे कबर्ड खुले होते हैं, उनमें उसे कुछ नहीं मिलता, पर एक कबर्ड होता है लॉक। तभी वहाँ पे चंद्रकांत की वाइफ आ जाती है और कहती है अरे आप क्या ढूंढ रहे हैं? फिर वो कहती है अचानक से अच्छा मैं समझ गई, मैं अभी अपने हस्बैंड को बुलाती हूँ। इसके बाद वो अपने हस्बैंड को आवाज लगाना शुरू करती है तो वो आदमी उसका मुंह बंद कर देता है और फिर वो उसकी सांसें रोककर उसे मार डालता है। और यहाँ पे चंद्रकांत को पता ही नहीं कि उसके फ्रेंड ने उसकी वाइफ की जान ले ली। और वो आगे तीसरी स्टोरी सुनाने लग जाता है कि एक राजू नाम का बच्चा था। एक सुबह जब वो नींद से जगा तो वो अजीब सी बहकी बहकी बातें कर रहा था कि मेरे परिवार को उसने मार डाला, उसने मार डाला। तो उसकी मॉम डर जाती है और अपने हस्बैंड को कॉल करके बुलाती है कि देखिए ना ये क्या नाप शनाप बोले जा रहा है, पता नहीं किसके लिए कह रहा है कि उसने मार डाला। तो राजू के डैड भी घर पर आ जाते हैं और राजू से बात करते हैं। राजू कहता है कि मैं राजू नहीं काशी हूँ, काशी, मैं अपने पिछले जन्म में साइंटिस्ट था। 10 दिन पहले उसने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। इसके बाद राजू के डैड अपने फ्रेंड जो कि पुलिस ऑफिसर है उन्हें घर पर बुलाता है। वो राजू से काशी की मौत के बारे में जो जो पूछते हैं वो सारा का सारा बिल्कुल सही जवाब होता है, जिसके बाद ये बात बिल्कुल आग की तरह फैल जाती है कि राजू को काशी की आत्मा ने पजेस कर लिया। न्यूज वगैरह में भी ये बातें चल जाती है। तो राजू के घर पे एक मीडिया वाला राजू का इंटरव्यू लेने के लिए आता है। उसने दाढ़ी बढ़ा के रखी होती है, साथ ही चश्मा वगैरह भी पहन के रखा होता है। जब राजू के पेरेंट्स उससे उसकी आईडी मांगते हैं तो वो कहता है कि मैं आईडी घर पे भूल गया, पर वो ये भी कहता है आईडी तो मैं भूल गया पर राजू का इंटरव्यू लेना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो राजू के पेरेंट्स भी उसे अलाउ कर देते हैं। अंदर जाकर वो रिपोर्टर
काशी की लाइफ से रिलेटेड कई सारे सवाल करता है, जिसका वो सही सही जवाब भी दे देता है। फिर वो पूछता है कि हार्ड डिस्क कहाँ छुपाया है, तो रिपोर्टर पूछता है कौन सा हार्ड डिस्क, जिससे रिपोर्टर हो जाता है गुस्सा और राजू को मारने लगता है कि तुम्हें काशी के बारे में सब कुछ पता है, पर ये नहीं पता कि उसने हार्ड डिस्क कहाँ छुपाई है। और तभी उस रूम में पुलिस एंटर कर देती और यहाँ पर हमें पता चलता है कि राजू के डैड भी एक पुलिस ऑफिसर ही थे। उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर के साथ मिलकर राजू की बॉडी में साइंटिस्ट काशी की आत्मा आने वाली बात हर जगह फैला दी थी, ताकि काशी और उनके परिवार को जिसने भी मारा है वो वापस जरूर आएगा और अब वो अपनी प्लानिंग में कामयाब भी हो गए होते हैं। तो अब आदि चंद्रकांत से पूछता है कि अब ये कौन सी वाली हार्ड डिस्क की बात हो रही है। पिछले केस में तो हमने देखा था कि वो हार्ड डिस्क मिस्ट्री बॉय अपने साथ लेकर चला गया। तो चंद्रकांत कहता है कि सारी बातें क्लियर होंगी, आगे कहानी में रुकिए जरा। दोस्तों अब हम उस रिपोर्टर को देखते हैं। वो एक बार साइंटिस्ट काशी के पास गया था अपने रेयर प्रॉब्लम को लेकर। दरअसल उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया करता था। लोगों को 1% गुस्सा आता है तो उसे 1000% गुस्सा, मतलब वो किसी का कुछ भी बिगाड़ सकता था। इसलिए वो साइंटिस्ट से हेल्प मांगता है कि आप प्लीज कोई ऐसी इंजेक्शन का इन्वेंशन करिए जिसको लेने के बाद लोगों का गुस्सा कम हो जाए, मतलब आए ही ना। गुस्से की वजह से ज्यादातर अपराध होते हैं, तो अगर गुस्सा नहीं आएगा तो सबकी लाइफ कितनी आसानी से कटेगी। अब ये जाने के बाद साइंटिस्ट काशी को भी उसकी बात में दम लगता है और वो काफी महीनों तक उस गुस्सा शांत करने वाली वैक्सीन पे काम करता है। आखिरकार कई सालों की मेहनत के बाद वो सक्सेसफुल भी हो जाता है, पर अब तक उस रिपोर्टर की सोच में काफी अंतर आ चुका था। अब वो खुद वो इंजेक्शन लेने से मना कर देता है और काशी से कहता है कि हम दोनों को इस इंजेक्शन को पेटेंट करवाकर मार्केट में बेचना चाहिए, इससे देखना हम कुछ ही दिनों में बिलियनर बन जाएंगे। मगर काशी और उसके परिवार को रिपोर्टर की बात में सेल्फिशनेस की स्मेल आती है और वो तुरंत ही इस आइडिया के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि अगर हम इसे बेचेंगे तो इस वैक्सीन का फायदा सिर्फ अमीर लोगों को ही होगा, पर समाज में क्राइम रेट तब खत्म होगा जब इस वैक्सीन का फायदा गरीब लोग भी उठाएंगे। जिससे रिपोर्टर भड़क जाता है कि अगर मैंने ये आइडिया नहीं दिया होता तो आप इस वैक्सीन का इन्वेंशन भी नहीं कर पाते। काशी कहता है कि पर इसे इन्वेंट तो मैंने ही किया ना, मैं इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को सौंप दूंगा। रिपोर्टर को आ जाता है गुस्सा, पर जब लड़ाई झगड़े से बात नहीं बनती तो वो एक रस्सी काशी के घर में घुसा देता है और काशी के साथ साथ उसके परिवार को मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद वो काशी के पूरे घर की तलाशी लेता है, मगर फिर भी उस फॉर्मूले की वीडियो जिस हार्ड डिस्क में थी वो हार्ड डिस्क उसको नहीं मिलती। प्रेजेंट में आदि पूछता है ये रिपोर्टर आखिर था कौन। तब जाकर चंद्रकांत सारी बातें क्लियर करता है। दरअसल नवीना के बेटे की स्टोरी तो याद होगी ना दोस्तों आपको, जिसके डीएनए में सरपेंट डीएनए के लक्षण आ गए थे। दरअसल उसकी मौत नहीं हुई थी। फिर हम देखते हैं दोस्तों कि जिस रात गौतम ने अपने बेटा बेटी को मारने की कोशिश की, उस रात नवीना बीच में आ गई और उसने अपने पति को ही मार दिया था अपने बच्चों को बचाने के चक्कर में, क्योंकि उस वक्त तक उसे अपने बच्चों की असलियत नहीं पता थी। फिर हम देखते हैं कि नवीना अपने बच्चों को पूल से बाहर निकालकर रोने भी लगती है। तभी उसको दिखता है कि उसके बेटे की सांस तो चल रही है। बस फिर क्या था, वो किसी तरह अपने बेटे को बचा लेती है और अपनी बेटी और पति को दूर ले जाकर दफना देती है। फिर जब उसे पुलिस के द्वारा अपने बेटे की सच्चाई पता चल जाती है तो वो अपने बेटे को बचाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपना घर बार छोड़कर दूसरे शहर निकल जाती है। मगर वहाँ भी बदकिस्मती नवीना का पीछा नहीं छोड़ती। जब तक वो अपने बेटे को पब्लिक प्लेस पर बिठाकर वॉशरूम यूज करने जाती, तब तक में कुछ बुरे लोग नवीना के बेटे को अगवा कर लेते, जिसके बाद वो गलत संगत में चला जाता। अब बड़े होने के बाद उसे अपने अभिशाप को वरदान में बदलने का आइडिया आता है और वो साइंटिस्ट काशी के पास जाता है ये आइडिया लेकर। मगर उस वक्त काशी काफी परेशान था, क्योंकि उसकी लैब में जो मीट बनाने वाले इन्वेंशन की हार्ड डिस्क थी किसी ने पहले चोरी कर ली थी। तब नवीना का बेटा उससे एक डील करता है कि अगर मैं आपकी खोई हुई डिस्क वापस ला दूंगा तो आपको मेरे गुस्से को शांत करने वाली वैक्सीन बनानी होगी। हमें तो पता ही है दोस्तों इसके आगे क्या हुआ था। निवास को मारकर वो हार्ड डिस्क निवास के बेस्ट फ्रेंड इंस्पेक्टर सतीश ने उसको ले लिया था। तब वो जो मिस्ट्री बॉय था ना, वो कोई और नहीं बल्कि नवीना का बेटा ही था, जिसने इंस्पेक्टर सतीश को मारकर वो हार्ड डिस्क वापस साइंटिस्ट काशी तक पहुंचाया। मगर गुस्सा शांत करने वाली वो वैक्सीन की हार्ड डिस्क कई सालों के बाद बनने के बाद भी नवीना के बेटे के हाथ नहीं आई थी। तो इस इंटरव्यू में चंद्रकांत आदि को बताता है कि दरअसल साइंटिस्ट काशी और मैं फ्रेंड्स थे। जब नवीना के बेटे ने काशी से काफी झमेला किया तो वो काफी डर गया और उसने मुझे वो हार्ड डिस्क दी थी संभाल कर रखने के लिए। मगर फिर काशी और उसके पूरे परिवार का खून हो गया और वो हार्ड डिस्क अभी तक मेरे पास ही है। इतना सुनते ही आदि चंद्रकांत को शूट कर देता है और फिर वो कहने लगता है कि शिवा सर ने मुझे सही कहा था कि आप ही नवीना के बेटे हो। आपने वो हार्ड डिस्क हासिल करने के बाद काशी और उसकी पूरी फैमिली को मारा था ना। चंद्रकांत आदि को समझाने को कहता है कि नहीं तुम भूल कर रहे हो। तभी चंद्रकांत के घर से शिवा बाहर आता है और वो क्लियर करता है कि मैं हूँ नवीना का बेटा। दोस्तों अब हम पास्ट में देखते हैं कि काशी की मौत के बाद और फिर राजू के अंदर काशी की आत्मा के नाटक करने के बाद शिवा तो पुलिस की गिरफ्त में आ गया था, मगर फिर भी वो किसी तरह पुलिस के चंगुल से बचकर निकलने में कामयाब हो गया था। फिर उसने अपनी पहचान बदल ली और अंदर ही अंदर वो पता लगाने लगा कि काशी की किससे गहरी दोस्ती थी।
मतलब वो मरने से पहले हार्ड डिस्क किसको दे सकता था। और फिर उसको चंद्रकांत के बारे में पता चलता है। तब तक तो शिवा लोगों को मार कर, कितनों को धोखा देकर पॉलिटिक्स में घुस आया था और फिर मिनिस्टर बनने के बाद उसने चंद्रकांत से भी दोस्ती कर ली थी। वो चंद्रकांत और उसके परिवार के साथ बहुत ही अच्छा इंसान बनने का नाटक करता था। तो एक दिन चंद्रकांत ने उससे वो वैक्सीन की हार्ड डिस्क के बारे में बात की थी, क्योंकि अब चंद्रकांत किसी तरह वो हार्ड डिस्क WHO को देना चाहता था, पर शिवा उसको हथियाना चाहता था। इसके लिए उसने एक बार चंद्रकांत का माइंड वॉश करने की भी सोची कि एक काम करते हैं, इसको कमर्शलाइज कर लेते हैं। पर इस पर चंद्रकांत और उसकी वाइफ भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि इस वैक्सीन का उपयोग जन कल्याण के लिए होना चाहिए, बस। और जब शिवा को चंद्रकांत और उसकी वाइफ का इरादा पता चलता है तो वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मैं बस देखना चाह रहा था कि तुम किस तरह बिहेव करते हो, मतलब तुम किसी के बहकावे में तो नहीं आते। पर तुम नहीं आए, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, मैं WHO तक बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। पर फिर शिवा ने दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बात करने के बजाय इंस्पेक्टर आदि से बात की। उसके मन में उसने चंद्रकांत की गलत इमेज बनाई, जिसके बाद आदि अपने YouTube चैनल पे चंद्रकांत का इंटरव्यू डालने के नाम से उसके घर पर आया और उसके मुंह से ये उगलवाया कि साइंटिस्ट काशी ने खुद चंद्रकांत को वो हार्ड डिस्क संभाल कर रखने को दिया था, जिससे आदि को शिवा की बातों पर यकीन हो गया कि पक्का ये चंद्रकांत ही वो सरपेंट DNA वाला आदमी है जिसने इतने सारे खून किए और समाज के सामने अच्छा बनने का नाटक किया। इसीलिए आदि ने एक बार में ही उसका किस्सा खत्म कर दिया, गोली चला के चंद्रकांत पे। मगर अब शिवा के मुंह से सारी सच्चाई जानकर आदि को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस होती है। शिवा कहता है, क्या लगता है इतने लोगों को मारने के बाद मैं तुम जैसे गंवार बेवकूफ पुलिस वालों को छोड़ दूंगा? आदि, तो तुम गलत हो, चंद्रकांत के साथ तुम भी मारे जाओगे। कहकर शिवा पहले तो चंद्रकांत को अच्छे से 3 गोलियां मारता है और फिर आदि को मारने के लिए उसकी ओर मुड़ता है, मगर तब तक में आदि ही शिवा को शूट करके मार डालता है और उसके हाथ से वो हार्ड डिस्क भी छीन लेता है। जिसके बाद चंद्रकांत आदि से वादा लेता है कि तुम इस हार्ड डिस्क को किसी भी तरह WHO तक पहुंचाओगे, इतने लोगों के बलिदान को तुम वेस्ट नहीं होने दे सकते। और आदि भी वादा कर देता है कि मैं ऐसा ही करूंगा, मगर उससे पहले वो कहता है मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। पर चंद्रकांत के पास वक्त बहुत ही कम होता है और वो आदि को सैल्यूट करता है, उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। इसी के साथ दोस्तों ये मिक्स ड्रामेटिक मूवी होती है खत्म। बाकी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।